हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और देखते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 14। ये इस सीरीज का सेट नंबर 14 है और आज के इस सेट में हम लोग 25 प्रश्न जो करने वाले हैं उसमें से 6 या 7 जो प्रश्न हैं वो थ्योरेटिकल हैं, कुछ बायो के भी हैं और बाकी के सारे न्यूमेरिकल हैं। तो हर प्रश्न को, हर सवाल को, हर क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाना और आखिरी में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही बनाए हैं। 25 में से कितने प्रश्न ऐसे थे जिसका उत्तर आपने खुद ही निकाला है। तो ये चीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक गैस है जिसके अंदर 3 परमाणु हैं। एक ट्राई एटॉमिक गैस है, एक ऐसी गैस है जिसके अंदर 3 एटम्स हैं। मतलब उस गैस के एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके एक अणु में 3 परमाणु हैं, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। हमें ये बताना है कि अगर हम उस गैस का 0.1 मोल लेते हैं तो उसमें कितने परमाणु आएंगे, कितने एटम्स आएंगे। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो उससे पहले हमें मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो आप जानते हो कि अगर हम उस गैस का 1 मोल लेते हैं तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ट्राई एटॉमिक गैस जैसे कि देखो यहाँ पर ओजोन है, ये ट्राई एटॉमिक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ट्राई एटॉमिक गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, ट्राई एटॉमिक गैस है। तो जो भी गैस है उनमें कौन से एटम्स हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो ये चीज़ हमें पता है कि उस गैस के एक अणु में 3 एटम्स हैं, ट्राई एटॉमिक है वो। तो उसके एक मोल में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें कितने मोल में चाहिए? हमें तो 0.1 मोल में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, हम ये जानते हैं कि ये ट्राई एटॉमिक है, इसके एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। यदि प्रतिरोध R वाले तार की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या हुआ कि तार की लंबाई जो है वो 10% से बढ़ा दी गई है। तो R = ρL/A आपने पढ़ा है। सिर्फ तार के लंबाई में परिवर्तन किया गया है, सिर्फ तार के लंबाई में परिवर्तन किया गया है, तार के लंबाई को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ये जो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि तार वही है, तार की मोटाई वही है, केवल लंबाई में वृद्धि की गई है। सोचो आप मार्केट से एक तार खरीद कर लाए थे, तार की लंबाई कम पड़ गई, आप दोबारा गए और एक तार खरीद के लाए जिसकी लंबाई पहले से 10% ज़्यादा है। तो तार वही है, कॉपर तार आपने पहले लाया था, बाद में भी कॉपर तार लाया, तार की मोटाई वही है, केवल लंबाई में वृद्धि हुई है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, R डायरेक्टली L के हो जाएगा। जो प्रतिरोध है वो समानुपाती है लंबाई के। तो अगर आप लंबाई को 10% से बढ़ा देते हो तो प्रतिरोध भी 10% से बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों समानुपाती है। तो आंसर हमारा A हो जाएगा। यहाँ इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो तार की लंबाई है सिर्फ उसमें वृद्धि की गई है। जैसे मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लंबाई L है, रेजिस्टिविटी R है, प्रतिरोध इसका R था। अब हम क्या किए? अब हमने ये किया कि तार की लंबाई को 10% बढ़ा दिया। पहले अगर मान लो यहाँ पर लंबाई 10 मीटर लंबाई थी तो अब 10 का 10% 1 यानी कि 11 मीटर लंबाई हो चुकी है। बाकी मटेरियल वही है तो रेजिस्टिविटी सेम, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यानी तार की जो मोटाई है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो भी सेम है, केवल लंबाई में वृद्धि की गई है। अब देखो जो अगला सवाल है उसमें क्या परिवर्तन है। प्रतिरोध R के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसकी लंबाई 10% बढ़ जाए, तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये बताना है कितने प्रतिशत से बढ़ जाता है। पिछले सवाल में ये शब्द नहीं था कि खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है। आप खुद सोचो, आपके पास एक तार है, उस तार की लंबाई को आप बढ़ाते हो लेकिन खींच करके बढ़ाते हो। इमेजिन करो आपने तार को खींचा तो क्या होगा? लंबाई तो बढ़ जाएगी लेकिन उसकी मोटाई घट जाएगी। यानी पिछले सवाल में जो हमने ये कहा था कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है,
आर डायरेक्टली एल के हैं। यहाँ पर क्या होगा कि तार वही है, हमने उसी तार को खींचा है, तो जो नेचर ऑफ मटेरियल है जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है ये कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमने तार को चेंज नहीं किया, तार के मटेरियल को चेंज नहीं किया। मान लो कॉपर वायर था तो कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर था तो एल्यूमिनियम वायर है, तो ये तो कांस्टेंट है अभी भी। लेकिन ये जो तार की मोटाई है उसमें तो परिवर्तन आ गया ना। पिछले सवाल में हमने तार को नहीं खींचा था, तार की मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हमने तार को खींच दिया तो लंबाई में तो परिवर्तन हुआ ही, लेकिन मोटाई में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि जो वॉल्यूम है खींचने के बाद भी जो वॉल्यूम है यानी एरिया इंटू में जो लेंथ है ये कांस्टेंट रहता है। जब भी बोल दिया जाए कि तार की लंबाई बढ़ाई जाती है लेकिन खींच करके, स्ट्रेच करके, ऐसे केस में आप कभी भी आर डायरेक्टली एल नहीं करेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। आप करेंगे आर डायरेक्टली एल के स्क्वायर। ये आपको तब करना है जब तार की मोटाई में कोई परिवर्तन ना हो, ये आपको तब करना है जब तार की मोटाई में परिवर्तन हो जाए यानी तार को खींच दिया जाए। तो अब देखो, मान लो लंबाई पहले अगर 10 मीटर थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 10% से बढ़ा दिया जाए तो 10% बराबर 1/10, 10 का 10% 1 होता है, यानी लंबाई जो है बाद में कर दी गई 11 मीटर या 11 यूनिट, अब यूनिट में लेकर चल सकते हो। जब लंबाई 10 मीटर थी तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसी का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ पर आप सीधा जो है R बराबर L ले सकते हो, L स्क्वायर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर R2 कितना हो जाएगा, 121। देखो 100 में कितने प्रति वृद्धि हो गई, 100 में 21 से वृद्धि हो गई, तो 100 में जितनी से वृद्धि वही परसेंटेज में, तो 21%। सी हमारा राइट आंसर। तो आपने देखा आंसर अलग अलग आ गया दोनों केस में, जब खींचा गया तो 21%, जब नहीं खींचा गया था तो 10%। यदि किसी व्यक्ति के लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो व्यक्ति देख नहीं सकता। लेंस की जो क्षमता है वो है -2 डायोप्टर। अब जानते हो लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है जब हम f मीटर में निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम f लिखेंगे तो -1/2 यानी कि -0.5 मीटर। अगर हम सेंटीमीटर में निकालें, क्योंकि सारे के सारे सेंटीमीटर में वैल्यू है, तो -50 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ ऋणात्मक कौन से लेंस में होती है, तो जो फोकल लेंथ है वो ऋणात्मक होती है कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में यानी कि अवतल लेंस में। कौन से दोष में हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं मायोपिया में। मायोपिया बोले तो निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। मतलब जो व्यक्ति है वो 50 सेंटीमीटर तक के वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसके बाद नहीं देख सकता है। तो 50 सेंटीमीटर के बाद नहीं देख सकता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोषपूर्ण आंखों वाला व्यक्ति अपनी आंखों से 60 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। उपयोग किए जाने वाले लेंस की शक्ति होगी। एक व्यक्ति है, उसके आंखों में दोष है, वो 60 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। मतलब नज़दीक की वस्तु को वो साफ साफ देख पा रहा है, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है। तो कौन सा दोष है उसके आंखों में, मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको ये पता लग जाए कि दोष मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, तो सवाल में जो दूरी दी गई होती है उसी को फोकल लेंथ आपको मानना है, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो -60 सेंटीमीटर। यहाँ से आप पावर निकालेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हम लिखेंगे 100/f। 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ पर 2 से हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो -1.66 डायोप्टर आंसर आएगा। सी हमारा राइट आंसर। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, मतलब एक चार्ज है जो कि मूविंग है, वो चल रहा है, वो क्या उत्पन्न करेगा। आप याद रखेंगे कि अगर चार्ज ये रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर वो चार्ज जो है मूविंग है, चल रहा है, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैपिटल ई से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल बी से दिखाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युत क्षेत्र भी, ए और बी दोनों। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक डोरी में घर्षण बल और तनाव है, एक डोरी में घर्षण बल और तनाव है, इनमें से कौन सा वो बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, कमजोर बल, यहाँ पर लिख लेना कमजोर
नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ छूट गया है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, और यहाँ पर लिखना मजबूत नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेचर में 4 ही प्रकार के बल होते हैं, नेचर में 4 ही प्रकार के, यानी कि जो मूलभूत जो बल है वो नेचर में, प्रकृति में 4 ही प्रकार के हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, कमजोर नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल जो 2 आवेशों के बीच में काम करता है, 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में काम करता है, और मजबूत नाभिकीय बल जो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में काम करता है। तो नेचर में ये 4 प्रकार के ही जो फंडामेंटल फोर्स है वो है। इसके अलावा जो भी आप बल पढ़ते हो वो इसी 4 के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी इसी 4 में से किसी न किसी का रूप होता है। मुख्य रूप से यही 4 प्रकार के बल होते हैं। इन बलों के बारे में आइए थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं नेचर में, 4 प्रकार के मूलभूत बल होते हैं नेचर में। पहला देखो गुरुत्वाकर्षण बल है। जो 4 प्रकार के बल होते हैं उनमें सबसे कमजोर बल यही होता है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर होता है इन 4 प्रकार के बल में। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल जो 2 आवेशों के बीच में काम करता है, जो 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में काम करता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से बल आ जाते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल, जो डोरी में तनाव बल है, जो स्प्रिंग बल है, ये सारे जो हैं इसी के अंतर्गत आते हैं, ये सारे इसी के रूप हैं। उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो नाभिक के अंदर आप जानते हो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला जो बल होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला बल होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो बल होता है, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये नेचर का सबसे मजबूत बल होता है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल यही है। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर नाभिकीय बल। ये बल किसके बीच में काम करता है? जब बीटा डीके होता है, ठीक है, जब बीटा डीके होता है, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है, यानी जो रेडियो धर्मी जो नाभिक होता है, उसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, ये कन्वर्जन चलता रहता है, ताकि जो रेडियोधर्मी नाभिक है वो अनस्टेबल होता है तो वो स्टेबल हो जाए। इसलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ये कन्वर्जन होता रहता है। जैसे यहाँ देखो एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हुए दिखलाया गया है, तो यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये एंटी न्यूट्रॉनो है। यही इलेक्ट्रॉन जब नाभिक छोड़ करके बाहर निकलेगा तो इसे हम लोग बीटा माइनस डीके बोलेंगे, बीटा माइनस डीके। लेकिन जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर ई प्लस यानी कि पॉजिट्रॉन बनता है, और वहाँ पर एंटी न्यूट्रॉनो नहीं न्यूट्रॉनो बनता है। यानी इसी का अगर हम रिवर्स कर दें तो वहाँ पर ई प्लस बनेगा जिसे हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं, और न्यूट्रॉनो बनेगा। तब ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा यहाँ से, सॉरी पॉजिट्रॉन एमिट होगा या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जब एमिट होगा तो इसे हम लोग बीटा प्लस डीके बोलेंगे। आप बस ये ध्यान रखो कि बीटा डीके के अंदर जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स हम लोग किसे बोलेंगे? यही इलेक्ट्रॉन को, पॉजिट्रॉन को। तो जब ये बीटा डीके में बीटा पार्टिकल्स जो है एमिट होते हैं तो इसके साथ में जो एंटी न्यूट्रॉनो या फिर न्यूट्रॉनो ये भी एमिट होते हैं। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है जो कि कमज़ोर होता है, उसी को हम लोग कमज़ोर नाभिकीय बल बोलते हैं। तो यहाँ यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉनो ये बीटा माइनस डीके में हो जाएगा, या फिर इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉनो ये बीटा प्लस डीके में हो जाएगा। तो इनके बीच में जो लगने वाले इंटरेक्शन है उसी को हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। सबसे कमज़ोर है गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे मजबूत है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यता क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, नहीं बदलता है, बढ़ता है या घटता है, निर्भर करता है किस दर से गर्म किया जा रहा है। आप एक फार्मूला पढ़ते हो म्यू बराबर सी बटे में वी। ये फार्मूला है क्या? सी है प्रकाश की चाल निर्वात में और वी है प्रकाश की चाल माध्यम में। मतलब आप चाहते हो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना, RI निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो हम क्या करेंगे? उस माध्यम में प्रकाश को भेजेंगे, माप लेंगे उसकी चाल कितनी है उस माध्यम में, और निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, जो कि आपको याद भी रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसमें भाग लगा देंगे माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उससे, हमें उस माध्यम का अपवर्तनांक निकल करके आ जाएगा। ये जो म्यू है ये यूनिट लेस है, इसकी कोई इकाई नहीं है।
क्योंकि जब हम ऊपर प्रकाश की चाल लिखेंगे तो यहाँ भी मीटर पर सेकेंड, नीचे लिखेंगे प्रकाश की चाल तो यहाँ भी मीटर पर सेकेंड, तो ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में। अब हमें ये बोला गया है कि जो ये अपवर्तनांक है किसी द्रव का, उसका अपवर्तनांक क्या होगा जब हम उस द्रव को गर्म करेंगे। जब हम द्रव को गर्म करेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे, तो वो लेस डेंस हो जाएगा। ऐसे में जो प्रकाश की चाल है उस लिक्विड में ये बढ़ जाएगी। सोचो अगर प्रकाश की चाल बढ़ गई, यानी नीचे वाला जो वैल्यू है यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू cy/v, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो म्यू कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः घट जाता है। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? अमीनो एसिड, जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, क्या आप उसका नाम जानते हैं? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड वो है ग्लाइसिन। हर अमीनो एसिड में ये आपको एक अमाइन ग्रुप दिखेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखेगा, और यहाँ पर हम लोग R से दिखाते हैं। इसी R को हम बार बार चेंज करते हैं तो अमीनो एसिड का नाम बदल जाता है। इसी R के स्थान पर जब हम H डालते हैं तो हमें ग्लाइसिन मिलता है, और इसके बारे में आप याद रखेंगे कि ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सबसे सरल अमीनो अम्ल है। तो इसमें देखो कौन कौन से तत्व है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये 4 तो आपको दिखेंगे ही। क्यों? क्योंकि हर अमीनो एसिड में ये अमाइन ग्रुप दिखेगा जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखेगा जिसमें कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, और ये दिखेगा। अब यहाँ का जो ग्रुप है ये चेंज होगा। अब इसमें हो सकता है इन 4 के अलावा कोई 5वां तत्व भी आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया 5वां तत्व नहीं आए, जैसे कि यहाँ देखो ग्लाइसिन के अंतर्गत नहीं है, लेकिन है तो ये भी अमीनो एसिड। तो कम से कम ये 4 तत्व तो आपको जरूर दिखेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। डी हमारा राइट आंसर। ये याद रखिएगा, सबसे सरल जो अमीनो अम्ल है वो है ग्लाइसिन। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए किया गया था। जो नोबेल प्राइज है वो 1901 से ही दिया जा रहा है। नोबेल प्राइज पहली बार दिया गया था 1901 में। फिजिक्स के अंदर रोंजन को दिया गया था, विल्हेम रोंजन को दिया गया था एक्सरे की खोज के लिए। केमिस्ट्री के अंदर दिया गया था वांट हॉफ को। इन्होंने एक नियम की खोज की थी, ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन। परासरणी दाब में विलियन में परासरणी दाब के नियम की खोज की थी, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन। विलियम में परासरणी दाब के नियम की खोज की थी। और अब आ जाओ मेडिसिन में दिया गया था वॉन बेहरिंग को इन्होंने सीरम थेरेपी की खोज की थी। अब सीरम थेरेपी का इस्तेमाल तो आज के डेट में किया ही जाता है नए बीमारियों के इलाज को ढूंढने के लिए, तरह तरह की बीमारियों के इलाज को ढूंढने के लिए और इलाज करने के लिए। लेकिन उस समय जब पहली बार सीरम थेरेपी की खोज की गई थी तो उस समय डिप्थीरिया के इलाज के लिए इसकी खोज की गई थी। डिप्थीरिया के विरुद्ध में ये सीरम थेरेपी की खोज की गई थी। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नाम है ये भी आप ध्यान में रखें, वॉन बेहरिंग, वांट हॉफ और रोंजन, विल्हेम रोंजन। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में प्रकाश का वेग है। तो अभी मैंने आपसे कहा जो म्यू है वो इज इक्वल टू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे में माध्यम में प्रकाश की चाल। आपको चाहिए कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो यहाँ पर कांच का जो म्यू है और यहाँ पर कांच में जो प्रकाश की चाल है, तो हमें कांच में प्रकाश की चाल चाहिए तो हम इस सी में भाग लगा देंगे, किससे? अपवर्तनांक से। तो 3 गुने में 10 पे पावर -8, -8 नहीं सीधा 8, और बटे में ये 1.5 हो जाएगा। 2 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 गुने 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए तो कुछ नहीं करना है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसमें भाग लगा दो उस माध्यम के अपवर्तनांक से। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी ये अध्ययन है ड्रीम्स, सपने। जो सपने देखते हैं उनसे संबंधित अध्ययन को ही ओनेरियोलॉजी कहा जाता है। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना किसके कारण होता है? वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने ये कहा था कि जो श्वेत प्रकाश है उनमें 7 रंग है? किस वैज्ञानिक ने ये कहा था? न्यूटन ने कहा था। इन्होंने ही सबसे पहली बार प्रकाश को प्रिज्म से गुजार करके, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार करके 7 रंगों में उसे तोड़ दिया था। तो ऐसा सबसे पहली बार न्यूटन ने किया था। तो ये जो घटना है कि हम
श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं और ये 7 रंगों में टूट जाता है, इस घटना को तो हम बोलते हैं डिस्पर्शन। लेकिन सवाल पूछा है कि ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा होता है रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। हर कलर के लाइट का जो अपवर्तन है वो अलग अलग एंगल पर होता है, उसका जो रिफ्रैक्शन है वो अलग अलग एंगल पर होता है, यानी सबकी जो चाल है वो अलग अलग हो जाती है, जिसके कारण ये अलग अलग रंगों में टूट जाती है लाइट। तो इस घटना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन, विक्षेपण। लेकिन हमसे पूछा था ऐसा किसके कारण होता है, तो इसके पीछे कारण है रिफ्रैक्शन, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। और इस घटना को सबसे पहली बार किसके द्वारा दिखाया गया था? न्यूटन के द्वारा। जल के एक अणु का द्रव्यमान होगा, जल के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा? ये जल है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, यानी कि आणविक द्रव्यमान क्या होगा, आप बोलेंगे 18, या तो 18 बोल दो या फिर 18U बोल दो। और मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास, एक अणु का मास। हमें एक अणु का ही मास चाहिए, लेकिन हमें चाहिए किलोग्राम में, हमें U या फिर AMU में नहीं चाहिए। आप U बोल दो या फिर 18 AMU बोल दो। अणु के केस में हम लोग AMU का इस्तेमाल नहीं करते हैं, U का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप चाहो तो कर भी सकते हो। तो हमें चाहिए एक अणु का मास, हमें पता भी है कि 18 AMU होता है या 18U होता है, लेकिन हमें किलोग्राम में चाहिए। तो कोई नहीं, इसको किलोग्राम में हम चेंज कर देंगे। एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक AMU का मान kg में कितना होता है, ये आप याद रखें। तो बस हो गया। इसी से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर लगभग में 3 इंटू 10⁻⁻26 kg निकल करके आएगा। आप निकाल करके देखना, आंसर ए आएगा। एक कूलम आवेश वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें, यानी कितने इलेक्ट्रॉन को हम इकट्ठा करेंगे तो चार्ज जो होगा उन सबको मिलाकर के एक कूलम कहा जाएगा। तो Q = N इंटू में E। Q है आवेश, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ये जो आवेश है ये एक है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से N हम निकालेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भी कूलम में है, ये भी कूलम में है, तो कूलम कूलम कैंसिल आउट। तो यहाँ से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स को जब हम एक साथ इकट्ठा करेंगे तो सबके आवेश को मिला करके वो एक कूलम कहलाएगा। एक बिजली का बल्ब है, 20 मिनट के लिए 0.25 एम्पियर धारा खींचता है। परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा की गणना करें। तो Q = I इंटू में T होता है। I है हमारे पास 0.25 एम्पियर, SI मात्रक में है। जो आंसर है वो भी SI मात्रक में है। टाइम भी हम डालेंगे SI मात्रक में। ये 20 मिनट है, टाइम का SI मात्रक सेकंड होता है, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 300 कूलम हमारा आंसर आएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 मिलीमीटर मोटाई की कांच की खिड़की जिसका अपवर्तनांक 1.5 है से गुजरने में सूर्य के प्रकाश द्वारा लिया गया समय। अब जो कांच की खिड़की है उसके पास कुछ मोटाई है, जो मोटाई हमें दी गई है वो है 4 mm, 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। तो देखो हमें टाइम चाहिए ना, सब सेकंड में है, SI मात्रक में है, तो हर एक वैल्यू को हम लोग SI मात्रक में ही पुट करेंगे। तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर ये मोटाई है। अपवर्तनांक 1.5 है। हमें सूर्य के प्रकाश द्वारा लिया गया समय, इसको गुजरने में कितना टाइम लेगा सूर्य का प्रकाश, यहाँ से यहाँ क्रॉस करने में प्रकाश के द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो देखो समय बराबर टाइम बराबर दूरी बटे में चाल, ये होता है। दूरी हमें दी गई है 4 इंटू 10⁻³ ये जो थिकनेस है, मोटाई है, यही तो दूरी है ना, बटे में। अब ये जो V है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें अपवर्तनांक पता है, तो हम निकाल सकते हैं μ = C/V। यहाँ से V हो जाएगा C बटे में μ, तो 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई 1.5। इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पर होगा 2 गुणे में 10⁸8। इस 2 से 4 खत्म, 2 टाइम्स में, तो 2 गुणे में ये 10⁸8 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 2 10 11 -11 सेकेंड। 2 गुने 10⁻⁻11 सेकेंड। हमें दूरी दी गई थी इनडायरेक्ट वे में
समय हमें चाहिए था, प्रकाश की चाल हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या करा, निकाल लिया, क्योंकि हमें ये RI पता है। यानी इतने समय में जो प्रकाश है इस खिड़की को क्रॉस कर जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 118 तत्व है उसमें से इकलौता हाइड्रोजन ही है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के नाभिक में बस एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो केवल एक प्रोटॉन। हमसे नाभिक के बारे में पूछा गया था, तो हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। ये इकलौता तत्व है जिसके परमाणु के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ये जो हाइड्रोजन है इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, लेकिन ये जो नाम है ये दिया था लेवोजियर ने। जो हाइड्रोजन नाम है ये लेवोजियर ने दिया था, जो केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं, और इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। निम्नलिखित में से किस गैस युग्म में मोलों की संख्या समान है? हमें क्या है, मोल निकालने हैं। मोल बराबर मास जो हमें ग्राम में दिया गया होता है और बट्टे में मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, O2 है, N2 है, CO2 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबका मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ पर लिख लेते हैं। O2 का 32, N2 का 28 और CO2 का 44। ये सारे मॉलिक्यूलर मास हैं। हमें चाहिए नीचे में मोलर मास, तो हम क्या करेंगे, सारे में ग्राम लगा देंगे। अब आ जाओ यहाँ पर 16 ग्राम O2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 में भाग लगाएंगे मोलर मास से। मास गिवन इन ग्राम बट्टे में मोलर मास। मोलर मास O2 का 32 है, तो ये 1 बट्टे में 2, यानी कि हाफ मोल है 16 ग्राम O2 में। 14 ग्राम N2 में क्या हो जाएगा, तो 14 में भाग लगाएंगे 28 से, तो ये भी हाफ मोल निकल करके आएगा, 1 बट्टे में 2 मोल। तो बस ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे जो है निकालने का काम आपका है। आप इन सारे को चेक करो, सबका निकालो मोल, देखो और किसी में बराबर आता है क्या, नहीं आएगा, एक ही में आएगा, वो है ए में। तो इन सब का ना आप मोल जरूर निकालो, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के 0.25 मोल में सल्फ्यूरिक एसिड के कितने ग्राम उपस्थित है? हमें मोल दिया गया है इस बार। मोल बराबर आप क्या जानते हो, मास ग्राम में बट्टे में मोलर मास। हमें मोल दिया गया है 0.25, यानी कि 1 बट्टे में 4। मास हमें चाहिए ग्राम में, इस बार मोलर मास हम निकाल लेंगे। जो H2SO4 है इसका मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, तो मोलर मास चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी में ग्राम लगा देंगे। यहाँ से मास जो हमसे पूछा गया है वो जाएगा 98/4, यानी कि 24.5 ग्राम। 24.5 ग्राम। सही विकल्प चुनकर स्तंभों का मिलान करें। एक साइड में हमें दिया गया है, कॉलम 1 में हमें दिया गया है ग्राम दिया गया है, मास दिया गया है ग्राम में, दूसरे साइड हमें मोल दिया गया है। बस मिलान करना है। तो मोल बराबर मास ग्राम में और बट्टे में मोलर मास। हमारे पास हीलियम है, हमारे पास O2 है, हमारे पास H2 है, हमारे पास N2 है। सारे का मोलर मास लिख लेते हैं। हीलियम का 4 ग्राम हो जाएगा, ऑक्सीजन का O2 का 32 ग्राम हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो जाएगा और N2 का 28 ग्राम हो जाएगा। ये मोलर मास है। अब हमें मोल निकालने हैं, तो 52 ग्राम है, तो क्या करेंगे, इसी 52 में हम लोग भाग देंगे किससे, मोलर मास से, जो कि हीलियम का 4 ग्राम है। तो यहाँ से 13 मोल निकल करके आएगा। 13 मोल देखो 4 में दिया गया है, यानी ए को मिलाना है 4 से। तो यहाँ देख लो ए के साथ 4 कहाँ है, सी में है ए के साथ 4, ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं, सारे आपको सॉल्व ही नहीं करने होते हैं, 1 या 2 आप करो और आंसर आपको दिख जाएगा। तो इस तरह के सवाल तो और भी ज़्यादा आसान होते हैं, दिखने में हार्ड लगते हैं बट होते नहीं हैं। चलो एक और मैं निकालता हूँ, 8 ग्राम O2 का निकालता हूँ। तो इसी 8 में हम भाग लगाएंगे 32 से, तो 1 बट्टे में 4, यानी कि 0.25 मोल। 0.25 मोल यहाँ पर देखो 3 में है, यानी बी के साथ हम मिलाएंगे 3 को। यहाँ पर देख लो बी के साथ 3 है, तो बाकी सारे आप चेक कर सकते हो। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी गतिमान पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कभी शून्य नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। देखो अगर वस्तु चल रही है, कोई वस्तु है, गतिमान है, मतलब कुछ न कुछ दूरी तो वो जरूर चलेगी।
तो दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। और चाल बराबर जो औसत चाल है, औसत चाल बराबर टोटल दूरी बट्टे में टोटल समय, यही होता है। क्योंकि वस्तु गतिमान है तो दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। और समय भी शून्य नहीं होगा, समय भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो समय जरूर ही लगेगा। तो औसत चाल भी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। लेकिन आप जानते हो जो विस्थापन है ये एक सदिश राशि है। मान लो पॉइंट ए है, यहाँ से चला, पॉइंट बी बढ़ गया, वापस से लौट करके पॉइंट ए पर आ गया, तो वस्तु तो गतिमान थी ही, लेकिन विस्थापन शून्य। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये जीरो हो सकता है। और हम बात करें एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और बट्टे में टाइम। डिस्प्लेसमेंट ही अगर जीरो हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी जीरो हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि जो औसत वेग है वो शून्य हो जाए, वस्तु गतिमान है उसके बावजूद भी, और विस्थापन शून्य हो जाए। तो 1 और 4 सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक स्कूटर शुरू होने के ठीक बाद 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। स्कूटर के त्वरण की गणना करें। यानी जो स्कूटर है पहले विराम अवस्था में था, बाद में जो स्कूटर का वेग है वो 36 किलोमीटर पर आवर ये हो गया, लेकिन टाइम लगा इसमें कितना, 10 सेकंड। 10 सेकंड में ये विराम अवस्था से 36 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेता है। हमसे त्वरण पूछा है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे में टी। देखो ये जो फॉर्मूला है ना ये इसी से आता है, जो गति का पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहीं से हम a लिखेंगे v माइनस यू बाई में टी, तो बात एक ही है। अब यहाँ से v देखो, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, SI मात्रक में। तो ये जो 36 किलोमीटर पर आ रहा है इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 बट्टे में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 दूनी में 36, 10 मीटर पर सेकंड। तो v है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, u है 0, टाइम लगा 10 सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लगा देना सारे में, ठीक है। त्वरण का जो SI मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो हमारा आंसर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। विराम से शुरू करते हुए 10 सेकंड में एक कार को 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्रदान करने के लिए आवश्यक बल की गणना करें। कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। मतलब एक गाड़ी है जो पहले विराम अवस्था में थी, जो एक कार है, मान लो कि ये कार है, पहले ये कार रुकी हुई थी। अब हम चाहते हैं कि इस पर एक बल लगाएं, जिसके कारण ये जो कार है 10 सेकंड में इस कार का जो वेग है वो 30 मीटर पर सेकंड हो जाए। एक कार विराम अवस्था में थी, हम चाहते हैं कि उस पर बल लगाएं, और ऐसा बल लगाएं कि 10 सेकंड में कार का जो वेग है वो 30 मीटर पर सेकंड हो जाए। कितना बल लगाना पड़ेगा, तो बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। देखो द्रव्यमान तो हमें दिया ही गया है, त्वरण हमें नहीं पता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास v है, u है, t है, तो बस हो गया, इसमें वैल्यू को पुट कर दो। जो द्रव्यमान है वो है 1500 किलोग्राम, v का मान 30 है, u का मान 0 है, t का मान 10 है, तो 1500 गुने में 3 यानी कि 4500 न्यूटन। जब हम इतना बल लगाएंगे ना तब 10 सेकंड में इस कार का जो वेग है वो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 128 कंपन प्रति सेकंड के ध्वनि संकेत की तरंगदैर्घ्य 2.7 मीटर है। उस गति की गणना करें जिसके साथ तरंग यात्रा करती है। मैंने आपसे कई बार कहा हुआ है कि जो आवृत्ति होती है वो हमें बताती है कि 1 सेकंड में प्रति सेकंड कितने बार कंपन हो रहा है, या फिर बोल दो कितने बार दोलन हो रहा है। यानी कि जो आवृत्ति है वो है 128 हर्ट्ज। जो तरंग दैर्घ्य है वो है 2.7 मीटर। तरंग की चाल बराबर क्या होता है, v बराबर लैम्डा इंटू में f। ये आपको याद भी रखना है, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आप इसको याद रखिए। 2.7 इंटू 128, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 345.6 मीटर पर सेकेंड। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेट नंबर 14 है ये समाप्त होता है। कमेंट करके ये आप जरूर लिखें कि आपने कितने सवालों का उत्तर खुद से निकाला है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 15 में। थैंक यू सो मच।